ये कहानी है एक लड़की तृष्णा की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती है और अपने पिता के साथ उनके छोटे मोटे कामों में हाथ बटाया करती थी। आगे हमें जयसिंह दिखाया जाता है, जो अभी अभी ब्रिटेन से अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस लौटा है। जय राजस्थान के रजवाड़े खानदान से है। उसके पिता के कई होटल्स हैं और वो उनके होटल बिजनेस में उनका हाथ बटाने आया था। जय बचपन से ही बाहर पला बड़ा था, इसलिए उसे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी। वो अपने कुछ एनआरआई फ्रेंड्स को अपने होटल्स और राजस्थान घुमाने लाया था। जब वो सभी एक होटल में पहुंचते हैं तो वहां पारंपरिक राजस्थानी डांस प्रोग्राम चल रहा था। उसमें जय पहली बार तृष्णा को भी डांस करते हुए देखता है। डांस खत्म होने के बाद वो तृष्णा से बात करता है। वो उसे अपने बारे में बताता है और तृष्णा भी उसे खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है, मैं बस 19 साल की हूँ और यहाँ बस टेम्परेरी ही काम करती हूँ, और जब से उसकी स्कूलिंग पूरी हुई है तब से वो यही छोटे मोटे काम करती है। अब शिफ्ट खत्म होने के बाद तृष्णा अपने एक दोस्त के साथ घर पैदल वापस जा रही थी। तभी रास्ते में जय अपने कुछ दोस्तों के साथ रिक्शा में जा रहा होता है। वो उसे लिफ्ट देता है, दोनों उसमें बैठ जाती हैं। जय धीरे धीरे तृष्णा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। आगे हमें तृष्णा के पिता दिखाए जाते हैं, जो सब्जियों को पिकअप वैन में लोड करके मार्केट लाने ले जाने का काम किया करते हैं। उन्होंने वो पिकअप वैन लोन पर ले रखी थी। एक दिन सुबह वो सब्जियां लोड करके मार्केट ले जा रहे थे और पीछे सब्जियों की देखभाल तृष्णा कर रही थी। तभी उसके पिता की आंख लग जाती है और पिकअप वैन सामने से आ रहे ट्रक से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सबको लग रहा था कि कोई नहीं बचा होगा, लेकिन दोनों की जान बच गई थी। तृष्णा का एक हाथ टूट गया था, शरीर पर जख्मों के निशान थे और पिता को बहुत सी चोटें आई थी। वो अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, लेकिन उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। तृष्णा सोच रही थी कि उसके पिता को कब तक होश आएगा और अब घर का खर्च कैसे चलेगा, पिकअप वैन की ईएमआई कैसे भरी जाएगी। आगे दिखाया जाता है जय अपने दोस्तों को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। तभी उसकी नज़र तृष्णा पर पड़ती है, जो अपने घर के बाहर बड़ी गुमसुम सी बैठी थी। जय तृष्णा के हाथों में प्लास्टर देखता है और तुरंत उसके पास जाता है और इन सब के बारे में पूछता है। तभी उसे पूरी घटना समझ में आ जाती है। जय तृष्णा को अपने पिता के एक होटल में जॉब ऑफर करता है और चला जाता है। तभी एक महीने बाद तृष्णा के लिए एक चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा था कि उसे जयपुर के एक होटल में जॉब दी जा रही है और वहां तक पहुंचने के लिए 500 रुपये किराए भाड़े के लिए दिए जा रहे हैं। तृष्णा अकेले ही उस नौकरी के लिए निकल पड़ती है। सैलरी भी ठीक ठाक ही थी और बेचारी क्या करती, उसे अपने परिवार के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। बस स्टैंड पर जय उसे अपनी बाइक से लेने आया था और उसका सामान बस स्टैंड के काउंटर पर रखवा देता है और उनसे कहता है कि उसका ड्राइवर आकर ये सब सामान ले जाएगा। तृष्णा जय पर भरोसा करके उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है और काफ़ी देर पूरे शहर के चक्कर लगाने के बाद जय फाइनली उसे अपने पिता के होटल में ले आता है। वो होटल देखने में बिल्कुल महल जैसा था। तृष्णा को वो जगह काफ़ी पसंद आती है। तृष्णा के हाथ में प्लास्टर होने की वजह से वो उसे अपने पिता के पक्षियों की देखभाल के लिए लगा देता है। कुछ दिनों बाद जब उसका प्लास्टर हट जाता है तो उसे वहाँ की वेट्रेस बना दिया जाता है। तृष्णा भी जल्दी जल्दी से सारा काम सीख गई थी और मन लगाकर काम किया करती थी। यहाँ जय हमेशा तृष्णा को देखा करता था। तृष्णा को इम्प्रेस करने के लिए वो उसके कमरे में एक टीवी भी लगवा देता है। और जब जय के पिता ब्रिटेन से इंडिया वापस आते हैं तो जय उन्हें तृष्णा से मिलवाता है और उन्हें कहता है कि तृष्णा यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉई है और वही आपके पक्षियों की देखभाल भी करती है। जब जय वहाँ से चला जाता है तो उसके पिता तृष्णा को लेकर अपने पक्षियों के पिंजरे के पास ले जाते हैं और तृष्णा को बताते हैं कि मेरा बेटा हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है। वो कहता है कि तृष्णा बहुत ही सुंदर है। जय के पिता की आंखें कमज़ोर थी, इसलिए वो तृष्णा के चेहरे की बनावट को छूकर उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाते हैं। तभी उसके पिता तृष्णा से पूछते हैं कि क्या जय तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है। तृष्णा को ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि भला जय मेरा ख्याल क्यों रखेगा। जय ने मुझे बस इस होटल में नौकरी दी है और वो मालिक है और मैं एक नौकर बस। अब उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। जय के रूम में खाना लाने ले जाने का काम तृष्णा का था। जब जब तृष्णा उसके रूम में खाना ले जाती थी, जय उसे छूने की कोशिश करता है और किसी न किसी बहाने उसे करीब आने की कोशिश करता है। इसी बीच तृष्णा को भी एहसास होता है कि जय उसे पसंद करता है, तभी वो उसकी इतनी केयर करता है।
लेकिन तृष्णा को कहीं ना कहीं एक बात का संकोच था कि जय इतने बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता है और वो बस एक छोटे से गांव की गरीब लड़की है। एक दिन जय तृष्णा से कहता है कि मैं तुम्हें होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ, अगर वो इसमें इंटरेस्टेड है तो एडमिशन ले सकती है। तृष्णा भी ये कोर्स करना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी और वो एडमिशन ले लेती है। एक दिन तृष्णा जैसे छुट्टी मांगने जाती है, वो कहती है कि मेरी एक सहेली की शादी है और साथ ही मेरे साथ कुछ और फ्रेंड्स भी जाएंगी। शादी में तृष्णा को काफ़ी देर हो जाती है और वो अकेले ही होटल की ओर जाने लगती है, लेकिन निकलने से पहले उसने जय को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था। अकेले होने की वजह से कुछ लफंगे उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सही टाइम पर जय उसे अपनी बाइक पर लेने पहुंच गया था। वो तृष्णा को अपने साथ बैठाकर होटल वापस ले जाने लगता है, लेकिन तभी जय एक सुनसान सी जगह पर अपनी बाइक रोकता है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। होटल पहुंचकर तृष्णा बहुत रोती है क्योंकि उसे शायद ये सब पसंद नहीं आया। अगले दिन तृष्णा अपना सारा सामान पैक करके जयपुर से वापस अपने गांव लौट आती है। जब तृष्णा अपने घर वापस आती है तो घर वाले उस पर काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतनी अच्छी नौकरी वो कैसे छोड़ आई। उसके पिता अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। वो कहते हैं कि अब घर कैसे चलेगा और किश्तें कहाँ से भरी जाएंगी। तृष्णा 3 महीने तक अपने गांव में ही रहती है। वो खेतों में काम किया करती थी और अपनी माँ के साथ हाथ बटाया करती थी। आगे दिखाया जाता है कि उसे उल्टियाँ हो रही हैं, लेकिन घर वालों को लग रहा था कि ये मामूली बात है। तभी वो अपनी माँ को बताती है कि उसे 3 महीने से पीरियड्स नहीं हुए हैं। ये सुन उसकी माँ उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। बदनामी के डर से वो उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। उसके घर वाले उसे नौकरी के लिए दूसरे शहर उसके मामा के पास भेज देते हैं। यहाँ उसके मामा उसकी नौकरी एक फैक्ट्री में लगवा देते हैं, लेकिन जय उसे ढूंढता हुआ उस फैक्ट्री तक पहुँच जाता है। जय से उसे पता चलता है कि वो पहले उसके गांव से ढूंढने गया था और वहीं से उसे इस फैक्ट्री के बारे में पता चला। वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद था। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तृष्णा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम लोगों की परवाह बिल्कुल मत करो, बस मुझ पर भरोसा करो। जय तृष्णा को बताता है कि वो मुंबई जा रहा है फिल्म प्रोडक्शन का काम सीखने। वो उसे भी अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहता है। तृष्णा जय पर भरोसा करके उसके साथ मुंबई चल पड़ती है और पूरे रास्ते वो जय के बारे में ही सोच रही थी कि जय कितना नेक इंसान है, वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा और उसकी कितनी केयर भी करता है। लेकिन तृष्णा ने अपनी अबॉर्शन कराने की बात जय को अभी तक नहीं बताई थी। मुंबई पहुंचकर तृष्णा एक अलग ही लाइफस्टाइल से रूबरू होती है, जो उसकी गांव की ज़िंदगी से काफ़ी अलग थी। तृष्णा यहाँ जय के कई दोस्तों से मिलती है और सभी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और उसकी मुलाकात जय की एक फ्रेंड से होती है जो कि डांसर थी। तृष्णा को भी डांस करने का शौक था, इसलिए वो भी डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। अब मुंबई में दोनों हर जगह एक साथ घुमा फिरा करते थे। वो एक परफेक्ट कपल थे। दोनों के बीच की दूरियां मिट गई थी। अब एक दिन जय को ब्रिटेन से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट स्ट्रोक आया था और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जल्द से जल्द उससे अपने पिता से मिलने ब्रिटेन के लिए निकलना होगा। उसी रात तृष्णा जय को अपने अबॉर्शन के बारे में बता देती है। ये सुनकर जय उसे नाराज होता है कि उसने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। अब सुबह होते ही जय ब्रिटेन के लिए रवाना होता है और जाने से पहले उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो जल्द ही लौटेगा। जय का इंतजार करते करते कई दिन बीत जाते हैं और 1 महीने बाद एक लेडी उनके अपार्टमेंट में आती है और कहती है कि घर की लीज खत्म हो चुकी है और उनको ये अपार्टमेंट इसी हफ्ते खाली करना होगा, क्योंकि अगले हफ्ते नए किराएदार यहाँ रहने आने वाले हैं। इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है और वो अपने डांस क्लास के कुछ सहेलियों के साथ एक छोटे से फ्लैट में रह रही थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं कि तभी एक दिन उसे जय का कॉल आता है और वो कहता है कि वो मुंबई वापस आ गया है। ये सुनकर तृष्णा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि जय बस उसे अपनी हवस मिटाने का जरिया समझता है। जब चाहे आता है, जब चाहे चला जाता है। क्या उसे पता नहीं था कि घर की लीज खत्म हो रही है? फिर भी वो उसे छोड़कर चला गया और इतने दिनों उसने उसकी कोई खबर तक नहीं ली। जब वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ रही थी, तभी वो फिर से उसकी ज़िंदगी में आ गया। जय उससे मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो उसे बताता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए उसे वापस जयपुर जाकर अपने पिता का होटल बिजनेस संभालना पड़ेगा। जय उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए वो उसे अपने साथ जयपुर लेकर चला जाता है।
जयपुर आकर वो तृष्णा को वापस काम पर लगा देता है। इससे पता चलता है कि जय बस तृष्णा के भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है और उसे अपने हवस मिटाने का एक जरिया मानता है। यहाँ वो तृष्णा को वेट्रेस के काम पर रखता है और हर रोज़ उसका फ़ायदा उठाता है। मुंबई में जो प्यार और एहसास उन दोनों के बीच था वो अब नहीं रहा था। तृष्णा देखती है कि जय दिन ब दिन उसके प्रति कठोर होता जा रहा है। वो पूरा दिन बैठकर सिर्फ कामासूत्र की किताबें पढ़ा करता था और अलग अलग तरीके से उसके साथ पेश आता है। वो तृष्णा को कहता है कि मैं रोज रोज तुम्हें इन्हीं कपड़ों में देखकर ऊब चुका हूँ, इसलिए उसने मुंबई से उसके लिए एक ड्रेस मंगवाई है जिसे वो उसे पहनने के लिए कहता है और उससे लैप डांसिंग के लिए कहता है। तृष्णा भी कब तक उसकी ये हरकतें बर्दाश्त करती। वो वहाँ से भागने का फैसला करती है, लेकिन उसे डर था कि कहीं जय फिर से उसे ढूंढ ना ले। इसलिए वो होटल की एक किचन से बड़ा सा चाकू लेती है और चुपके से जय के रूम में जाती है। जय अपने बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था। वो जय को जान से मार डालती है और अपना सारा सामान पैक कर होटल से भाग जाती है और वापस अपने गांव माँ बाप के पास चली जाती है। तृष्णा को डर था कि पुलिस उसे ढूंढती हुई कभी भी आ जाएगी, लेकिन 2 दिन तक उसे ढूंढने कोई भी नहीं आया। अगले दिन वो अपने 2 छोटे भाई बहन को स्कूल छोड़ने के बहाने उनके साथ जाती है और साथ में वही चाकू भी लाई थी। वो वहाँ एक रेत के टीले के ऊपर चढ़कर काफ़ी देर उस चाकू को हाथ में लेकर सोचती रहती है और फिर खुद को मार लेती है और उसी के साथ उसकी सारी मुश्किलों का भी अंत हो जाता है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर उसे खाए जा रहा था और साथ ही उसे जय को मारने का भी गिल्ट था और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है।